ठीक है, इसमें जो है वो शॉर्ट केसेस के अंदर ऑलरेडी एवरीवन नो कि यार हमें करना क्या है। और शॉर्ट केसेस के अंदर चीजें ये होती हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं और बहुत फोकस्ड होती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मिस भी हो जाती हैं अक्सर औकात। ठीक है, आपको आपको बहुत ज्यादा जल्दी होती है कि आप रेलिवेंट कंप्लीट कर लें और सारा कुछ कर लें, तो उसके अंदर आप मिस कर जाते हैं अक्सर औकात। सो जो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कि कल भी डॉक्टर लाल ने भी आपसे डिस्कस किए थे कि जो है प्रोटोकॉल क्या है शॉर्ट केस का, तो उसके अंदर प्रोटोकॉल में वो दो तीन बातें यही करते हैं जो कि इसमें लिखी हुई है सामने बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर, कि आपने सबसे पहले भूलना नहीं है कि ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन करने का ये इसके मार्क्स हैं वहां पर। ठीक है, इसी तरह से कंसेंट लेना या एक्सपोज करना इसके अलग से मार्क्स हैं, तो आपने वो प्रॉपरली करना है उसके अंदर। कंसेंट का मतलब ये नहीं कि मैं आपके बच्चे का मुआयना कर रहा हूँ या मैं आपका मुआयना करूंगा, ऐसे नहीं है। फोकस आपने कंसेंट लेना है कि आपने लेग का एग्जामिनेशन करना है, तो यू कैन टेल के मुझे लेग का एग्जामिनेशन करना है, और जब रेलिवेंट करने जाएंगे तो यू कैन अगेन टेक अप कंसेंट के आपको रेलिवेंट भी करना होगा उसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है वो मेजर पार्ट होता है। ठीक है, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कमांड। बीच में किसी ने एक सवाल किया था कि कोई बच्चा अगर एमएमसी का है और कैरी भी उसको है तो उसमें बाद में क्या डील करेंगे, तो वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सो आपने जो पेशेंट जो आपको कमांड दी गई आपने उस पर फोकस करना है इसके अंदर। बाकी लोग अनम्यूट करके बीच में कोई चीज ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस मैं सिर्फ ये 5-10 मिनट के अंदर वाइंड अप करूंगा इनको। अच्छा, इसी तरह से रेलिवेंट में जो है आपने उससे पहले परमिशन लेनी है एग्जामिनर से। कोई कहीं पर भी नहीं मेंशन हुआ हुआ था, जब आप देखेंगे कमांड के अंदर तो सिंपल लिखा होगा कि एग्जामिन द बैक या एग्जामिन हेड ऑफ द पेशेंट, तो उसमें रेलिवेंट का एग्जामिनेशन नहीं है उसके अंदर। सो आपने उसके लिए परमिशन लेनी है लाजमी। विदाउट परमिशन यू कैन नॉट प्रोसीड। ठीक है, फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट करनी है। रेलिवेंट में तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फाइंडिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है वो लोअर 6 का दिया गया है, ठीक है, तो आपको सैरी बिलार उसमें रेलिवेंट करना है उसके अंदर। अब रेलिवेंट का ये मतलब नहीं कि आप सैरी बिलार के जो 10 या 11 साइंस हैं वो आप सारे के सारे करने बैठ जाएंगे। आपने बाकी भी तो रेलिवेंट चीजें देखनी होगी लोअर 6 के अंदर। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ चीजें करनी है उसमें से, सैरी बिलार में से सारी की सारी नहीं करनी है उसके अंदर। और ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है, बाकी सब केसेस के अंदर भी सेम। कवर और थैंक्स कहने का अगेन इसके मार्क्स हैं। अगर आपने एक्सपोज किया पेशेंट को, अक्सर क्या होता है कि वो कहते हैं टाइम हो गया आप आ जाएं वाइवा के लिए, तो यू जस्ट टर्न टुवर्ड द एग्जामिनर और आप पेशेंट को भूल जाते हैं बिल्कुल। सो दैट शुड नॉट हैपन बिफोर कवरिंग बैक द पेशेंट एंड सेइंग हिम थैंक्स कि भाई आपका मैंने मुआयना किया, आपका शुक्रिया। ठीक है, इसी तरीके से रेलेवेंट क्वेश्चंस की बात आती है तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लें। हर दूसरा बंदा ये सवाल कर रहा होता है कि रेलेवेंट क्वेश्चन मुझे क्या पूछना है, भाई आपको नहीं पूछने हैं। आपके पास नहीं है परमिशन, आपके पास वहाँ कमांड लिखी हुई है। कमांड में क्या लिखा हुआ है कि एग्जामिन दिस पेशेंट। वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने उससे कोई हिस्ट्री लेनी है, कहीं पे नहीं मेंशन कि आपने कोई सवाल करने हैं उसके अंदर। क्वेश्चंस की बात तब आती है एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप क्या सवाल इससे रेलेवेंट करेंगे। वो भी तब अक्सर औकात आता है जब वो मैनेजमेंट की बात करते हैं, बिकॉज जो आपके क्वेश्चंस हैं या तो डिफरेंशियल में हेल्प करेंगे आपको या मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। मतलब वही आगे फर्दर जो भी चीजें होंगी कि डिफरेंशियल से आगे जितनी भी बात होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी या मैनेजमेंट होगी। सो उस वक्त दे आस्क यू कि आप क्या इससे रेलेवेंट क्वेश्चन करना चाहेंगे, या आपके पास अगर टाइम होता है तो वो एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन दे से कि आप अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कर लें। सो इस तरह से होता है, कभी भी ये नहीं होता कि आपको पर जरूरत पड़े कि आप उनसे पूछें कि जो है वो मुझे क्वेश्चन करने हैं पेशेंट से, क्योंकि वहां पे कमांड नहीं है ना उसका आपके पास। ठीक है, हाँ, अगर आपको लग रहा है बाद में भी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपसे कुछ ऐसा सवाल कर दिया कि आप इसको जो है आपको डिफरेंशियल क्या है, जब आप डिफरेंशियल को जस्टिफाई कर रहे होंगे तो यू कैन आस्क एग्जामिनर के अगर मेरे पास मौका होगा तो आई विल आस्क दीज क्वेश्चंस इन द हिस्ट्री, और तब मैं उसको डिफरेंशियल्स को वाइड या इंक्लूड या एक्सक्लूड कर पाऊंगा। ठीक है, सो ऐसे डायरेक्टली आपने पेशेंट से सवाल नहीं करने, वो कमांड में नहीं है एक्चुअली। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो कि सब बार बार सब लोग करते हैं कि जो है ना कैसे करना है इसको, तो उसमें यही इंपॉर्टेंट है। बाकी किट के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि लॉन्ग केस और शॉर्ट केस के अंदर किट का फर्क होता है। ठीक है, आप पूरी बड़ी किट को शॉर्ट केस में नहीं लेके जा सकते, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो कि काइंड ऑफ जो ब्रीफ केस टाइप का किट लेके घूम रहे होते हैं जहाँ पे सारी चीजें यहाँ से वहां घूम रही होती है खुद से ही। हाँ, अगर आपके पास स्ट्रैप्स वाले हैं जहाँ पे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट डालेंगे तो वो फिक्स रहेगा वहां पे, तो वहाँ इशू नहीं है। ठीक है, बट शॉर्ट केसेस के अंदर यूजली ये होता है कि आप जब एप्रन पहना हुआ होता है, आपने व्हाइट कोट पहना हुआ होता है, तो आप उसी की पॉकेट्स के अंदर अपनी चीजों को एडजस्ट करते हैं ताकि आपको बहुत बड़ी किट, हाँ किट आप रख लें छोटी सी एक साथ में, या बड़ी किट भी आप रख लें, लेकिन रेलिवेंट चीजें आपकी पॉकेट्स के अंदर हो और आपको पता हो, इतनी प्रैक्टिस हो कि किस चीज किस पॉकेट में होगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। बट कुछ लोग करते हैं वो अपनी किट के साथ भी लेके जाते हैं, पॉकेट्स में नहीं रखते, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें अक्सर ये हुआ, हमारे साथ भी हुआ है कि हर कि मेरे पास 4 शॉर्ट केसेस थे, दो दो केसेस के अंदर, एक के अंदर आई गेस
आई ड्रॉप द हैमर, और एक के अंदर मैं मेजरिंग टेप बोल कर आ गया पिछले वाले स्टेशन के ऊपर। तो ये होता, ये नॉर्मल है। वहां पे देर आर हेल्पर्स जो आपको, उनके पास एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जो बेसिक चीजें तो हैं वो आपको प्रोवाइड कर देता है सीकेएसबी भी वहां पर। इस तरह जिस तरह डॉक्टर फारूक आपको बता रहे हैं। हाँ सॉरी, आई जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड। तो मैं सबको यही कह रहा था कि अपनी अपनी स्कीम्स बनाएं। शॉर्ट केसेस आपको पता है, जिसमें डॉक्टर फारूक आपको बता रहे हैं, लॉन्ग केस की स्कीम्स बनाएं। एंड स्टिक टू दो स्कीम्स ना, कि अगर, चलो डॉक्टर फारूक चलो कंटिन्यू। हाँ, सो ये शॉर्ट केसेस हैं, इनके आप स्क्रीन शॉट ले लें। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दीज केसेस विद यू, ठीक है, उसकी कुछ वजह है, बट आपको सबको मालूम है ये केसेस। आप इसके स्क्रीन शॉट ले लें, आगे भी मैं वन बाय वन सबको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट्स और आप उनको यूज करें जो भी करना है, ठीक है। सो इनसे चीजें हटके नहीं होती, यही 16 है, ये एक आधा और है, एक मतलब +1 और -1, इससे ज्यादा केसेस नहीं है शॉर्ट केसेस, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस में मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ बहुत ज्यादा मसला होना चाहिए, अभी भी आपके पास 1 वीक इज मोर देन एनफ। और मैं फिर से सबको बोलता हूँ जो मेरे पास आते हैं समझने के लिए कि शॉर्ट केस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस मेरा ये होता है कि जब तक आपको स्कीम याद नहीं होगी तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी। आप वहां जाके पेशेंट के पास खड़ी भी हो जाएंगे, आप 5 मिनट के, आप 10 मिनट भी गुजार लेंगे, आपका केस पूरा नहीं होने वाला जब तक आपको स्कीम याद नहीं होगी। और स्कीम याद करने का आसान तरीका ये है कि आप दो लोग साथ में बैठे। मैंने तो क्या हुआ था कि एक पेपर पे, मतलब जितने 16 केसेस हैं, 16 पेपर मेरे पास होते थे, और पूरे के ऊपर स्कीम लिखी हुई होती थी। मैं उनको रैंडमली डिवाइड करता था, अपने कुलीग को देता था कि यार ये 8 केस आपने मुझसे पूछने, ये 8 केस मैं आपसे पूछूंगा। तो वन बाय वन हम करते थे। मैं उनको कमांड दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिन द अपर 6 cranial nerves, ठीक है। वो वहीं बैठे बैठे मुझे 1 मिनट के अंदर डिस्क्राइब कर देगा कि वो उसने अपर 6 cranial nerves कैसे करनी है। उसके लिए चाहे अपने आपके पास अपने मोबाइल है, आपके पास कोई भी XYZ कोई रिमोट है आपके पास में, कुछ भी आपके पास, आप उसी को डमी पेशेंट अपना समझें और बताएं कि मैं आई एम एग्जामिनिंग द आईज ऑफ दिस पेशेंट, आई एम सीइंग द फेस ऑफ दिस पेशेंट। इस तरह से करके आप उसमें, आपको बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाती है, उसमें आपको स्कीम भी याद हो जाती है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि इस तरह से बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। कमिंग टू वन बाय वन, इसके अंदर आप क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा चीजें, आर्गूमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं कि ये क्यों नहीं ऐड किया, वो क्यों नहीं ऐड किया। दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि किसी भी एक शॉर्ट केस के लिए है। सो आपने उनके ऊपर फोकस करना है। आप, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हम उस डिस्कशन में जाएंगे कि आपको कुछ चीज पसंद आ रही है आप ऐड कर लें, कुछ चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है आप उसमें से माइनस कर लें। बट ये मिनिमम है जो कि आपको करना है। हायर मेंटल फंक्शन आता है, कभी कभार आ जाता है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं दिया जाता वो, लेकिन वो दे सकते हैं। बट उसके अंदर आपको ये सारे हायर मेंटल फंक्शंस करने। मेरा फोकस यहाँ पर ये है कि आपको थोड़ा दिखा भी दूं और क्वेश्चंस के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन में फोकस क्या होगा आपका, हायर मेंटल फंक्शन है ना, तो हायर मेंटल फंक्शन यूजली रिलेटेड टू सुपर पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर आप देखें तो आपको सीजर्स के बारे में सवाल करना है। और अगर आपको पेशेंट की कोई पर्सनैलिटी के बारे में कर सकते हैं, हेडेक के बारे में सवाल करने का कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा आपको। हेडेक तो इंफ्राटेंटोरियल में भी हो सकता है, सुपरटेंटोरियल में भी हो सकता है, सिंपल हाइड्रो की वजह से भी हो सकता है। सो आपने रेलिवेंट करना है, ठीक है। आपको फ्रंटल लोब का लीजन लग रहा है, आपने थोड़ा तो एग्जामिन कर लिया होगा ना, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे। तो आप उसके साथ में पराइटर का कोई क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट टू, या स्पीच के बारे में। वो तो स्पीच आप कर चुके होंगे पेशेंट से एग्जामिन, तो फिर आपको अलग से नहीं पूछता। तो क्वेश्चन वो होंगे जो कि आपको जो फाइंडिंग्स है उनको हेल्प करें, वही चीज आप दोबारा नहीं पूछ सकते, कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सेरिबेलार। सेरिबेलार के अंदर सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या करना है आपने। रेलिवेंट में बहुत लिमिटेड सी चीजें आपने करनी है, ठीक है। और उसके अंदर भी लोअर के कैरियर नर्व्स की हम बात करते हैं कि वो सबसे ज्यादा मेन फोकस होना चाहिए। उसके अलावा हाइड्रो के लिए आपने फंडोस्कोपी करनी है, पेशेंट का पेप्लोडीमा देखना है। बाकी एक दो चीजें आप उसके अंदर ऐड करके, प्लांटर लाजमी है, जब भी क्रेनियल केस होगा प्लांटर आपने सब में करने हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कैल्प एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेरिबेलम, क्योंकि अक्सर पेशेंट आपके पास हो सकते हैं कि जिसके अंदर वो हाइड्रो के लिए ट्रीट हो चुके हों पहले से, ठीक है। और स्कारगीज या मतलब नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो बैक ऑफ द हेड देखना है कि कोई शंट वगैरह के लिए। देर कैन बी ईटीवी, तो आपको कोई ऊपर का स्कार मार्क भी हो सकता है उसको, तो वो भी आपने देखना है। क्वेश्चन अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट वही है जो कि आप चीजें एग्जामिन नहीं कर रहे, आपने लोअर 6 के अंदर एग्जामिन किए, तो आप विजन के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। क्योंकि आपने वो एग्जामिन नहीं किया, अगर आप करना चाहते हैं आपके पास टाइम है तो यू कैन एग्जामिन, यू कैन प्रोसीड विद द पर 6 cranial nerves भी एज वेल, ठीक है। गेट का आप पूछ सकते हैं यहाँ पर कि गेट डिस्टर्बेंस उसको किस हद तक है। अपर 6 cranial nerves के अंदर आ जाए वो तो आपको सबको बाकी चीजें मालूम है। क्वेश्चन कहाँ पे होंगे, क्वेश्चन वही होंगे कि जो कि अपर 6 cranial nerves मेनली आपकी एंटीरियर स्कल बेस के ऊपर सारी चीजें आ रही होती हैं। वो भी यूजुअली फाइंडिंग आपको या तो
ऑल्फैक्टरी की मिलेंगी या ऑप्टिक की मिलेंगी, मतलब विजन रिलेटेड होंगी सारी की सारी, या फिर ट्राइजेमाइनल मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो है वो डोमिनेंसी को चेक करना है कि पेशेंट के जो है वो सॉरी, कि डोमिनेंट साइड का लीजन लग रहा है आपको या नॉन डोमिनेंट साइड को। उसके लिए आइडियल चीज यही है कि आप स्पीच को और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को रूल आउट करने की कोशिश करें कि वो डोमिनेंट है या नॉन डोमिनेंट है, ठीक है। बाकी सीजर्स में भी और ये 3-4 सवाल आप उनसे ऐड कर सकते हैं। लोअर सिक्स क्रेनियल नर्व्स आ जाए तो वापस सेम गोज फॉर सेरिबेलम, जैसे वहां पे हम करे थे, तो यहाँ पर भी वही आप चीजें कर सकते हैं। आप कोई लोअर सिक्स क्रेनियल नर्व्स करने के बाद भी उससे पूछे कि आपकी हेयरिंग कैसी है, तो फिर तो बात नहीं बनती है ना, इसका मतलब है कि आपने सही एग्जामिन नहीं किया उस क्वेश्चन को, ठीक है। सो वो सवाल आपने करने के जो आपके एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ हैंड की बात करें, यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ट्रॉमा से रिलेटेड होते हैं। कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा उनको, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ। जब भी पेरिफेरल नर्व की बात आती, चाहे वो हैंड हैंड की फाइंडिंग्स हो या फुट ड्रॉप के साथ में आ रहा हो, तो आपने ये ट्रॉमा या इंजेक्शन के बारे में आपने जरूर पूछना है, ठीक है। नाइट पेन का क्यों पूछ रहे हैं, बिकॉज आपको अच्छे से मालूम है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कि कोई कार्पेटनल और चीजों की बात तो नहीं आ रही। अगेन फुट ड्रॉप वही ट्रॉमा आप देख रहे हैं कि ट्रॉमा के साथ में रिलेटेड है। बाकी ऑब्वियसली आप जब फुट ड्रॉप की बात करेंगे तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द पेरोनियल नर्व, वहां से लेकर आपके शैटिक नर्व की बात कर लें, या आप क्या कहते हैं स्पाइन की बात कर लें, या आप जो है वो फिर ऊपर सेरिब्रम की बात करें, मोटर स्ट्रिप की बात करें, तो लीजन कैन हैपन एनीवेयर, जिसकी वजह से पेशेंट को फुट ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। सो उसी से रिलेटेड जब आप फिर सवाल करेंगे उसके अंदर, अगर आप एग्जामिनेशन फाइंडिंग से आप रूल आउट नहीं कर रहे, तो फिर जो है वो यू कैन आस्क कि उसको कोई सीजर्स या हेडेक के बारे में या कोई ऐसी चीज आप ऐड करके उसको इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं इसको। अपर लिम्स में अगेन वही, जैसे हैंड के हमने सवाल किए वही सेम यहाँ पर भी है। अपर लिम में यूजली क्या होता है कि आपको बॉडी स्पाइन तो अनरिलेटेड अनरिलेटेड है, ठीक है। तो वहां पे आप फिर नेक पेन के बारे में पेशेंट से सवाल कर सकते हैं, ठीक। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जो है वो सर्वाइकल स्पाइन को बहुत अच्छे से देखना है इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो सर्वाइकल स्पाइन के जो साइंस हैं, जैसे यहाँ सामने आपके मेंशन किए हैं, इस पर लिंक खास तौर पे वो आपने देखना है अगर आपको पास पेशेंट कोई रेडिकुलोपैथी के साथ में है तो। लोअर लिम्स का एग्जामिनेशन जैसे डॉक्टर लाल ने भी बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पैटर्न जब तक आपका सही नहीं होगा, पैटर्न का मतलब ये है कि जब आप अपना जो टेक्निक है आपकी, ठीक है, अगर आप एक चीज कर रहे हैं, आप फुट पे पहुंचे हुए हैं और आप अगला काम कर रहे हैं कि आप फिर थाई पे जा रहे हैं, फिर आप दोबारा वापस फुट पे आ रहे हैं, तो वो आपने काम नहीं करना। दैट विल सेव योर टाइम, कि आप उसका ऐसा पैटर्न बनाएं कि आप एक फ्लो में चलें, ताकि एक टाइम पे आप सारी चीज एग्जामिन कर रहे हो साथ के साथ, ठीक है। लो लिम्स के अंदर इंपॉर्टेंट यही है कि आपने सडन एनेस्थीसिया के बारे में जब अगर आप चेक नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं मिली, या पेशेंट आपने कंसेंट नहीं दे रहा आपको, या आप नहीं करना चाह रहे थे, तो आप क्वेश्चन में ऐड करके उसको पूछ सकते हैं सडन एनेस्थीसिया, ठीक है। और स्फिंक्टर्स का ऑब्वियसली अगेन वही सेम चीज है कि आपको वहां से नहीं पूछा आपने, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाइड्रोसेफलस के लिए आ जाएं तो हाइड्रोसेफलस में सबको बहुत अच्छे से पता है क्या क्या करना होता है। ये इसमें लिखा हुआ है सिंडेक्टली पोलिडेक्टली, ये वाली चीजें आपने चेक करनी है उनके अंदर। ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट्स हैं, अक्सर मिक्स कर जाते हैं लोग, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चेक कर लें, और पेशेंट को यूजली नहीं होती बट आपको चेक करना जरूरी है। किसी में होगी तो फिर आपसे जरूर से उसके बारे में सवाल होगा, उसके सिम्टम्स के बारे में सवाल होगा। दूसरा ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे आपने एज की बात करनी है। एज की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने मैनेजमेंट जब करनी है तो आपने बताना है कि आइदर यू कैन गो फॉर एंडोस्कोपी, या जो है वो आपने शंट ही करना है उसके अंदर। तो एज इज अगेन इंपॉर्टेंट। नॉजिया वॉमिटिंग इसलिए कि अगर पेशेंट का किसी का माइल्ड हाइड्रोसेफलस है और कोई एसोसिएटेड फाइंडिंग्स है, तो उसमें आपकी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। एक्यूट तो नहीं है कहीं, उसके उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लोग पूछ सकते हैं। क्रेनियोसाइनोस्टोसिस के अंदर आ जाएं, इसमें अगेन वही बात है कि आपने सिंड्रोम्स के लिए सारी चीजें रेलेवेंट एग्जामिनेशन के अंदर देखनी है कि कोई सिंड्रोम्स तो नहीं है उस पेशेंट में, ठीक है। सिर्फ क्रेनियो है या सिंड्रोमिक क्रेनियो है, ठीक है। क्वेश्चन अगेन एज की एज रिलेटेड है यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट भी एज रिलेटेड है उसके अंदर, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने फिर और हिस्ट्री ले सकते हैं एडिशनल, यहाँ पे फीवर लिखा हुआ है, फीवर की आप हिस्ट्री ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं जो कि आप ग्रोथ रिलेटेड आप उनसे हिस्ट्री ले सकते हैं, कि पेशेंट की कोई विजन का प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर थोड़े से बड़े हों बच्चे तो, ठीक है। या इसके अलावा जो है वो आप उनसे जो है कोई भी और इस तरह का सवाल कर सकते हैं जो कि आपको फिर उसमें मैनेजमेंट के हवाले से हेल्प कर सकते हैं। बट मेनली यही कि आपने एज पूछनी है उसकी, विजन पूछनी है आप उसकी, या कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बिकॉज ऑफ द क्रेनियो अर्ली क्लोजर की वजह से उसको कोई डिलेड माइलस्टोन्स तो नहीं है, या कोई डेफिसिट तो नहीं आ रहा, ठीक है, वो आपने किसमें करना है।
इसमें आई का एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्रेनियो है तो आपने देखना है कि कोई प्रोसिस तो नहीं हो रहा उस पेशेंट को, और आई मूवमेंट्स कैसे हैं उसके। एनसेफलोसील के अंदर आ जाए तो अगेन सब चीजें आपको बाकी तो पता ही होंगी, इसके अंदर जो है वो आपने जरूर पूछना है कि जो है वो, खैर ये इसमें थोड़े से सवाल शायद इसके अंदर मिसप्लेस्ड हैं। एनसेफलोसील के अंदर अगेन एज का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और इसके अलावा कोई अगर लीक वगैरह अगर आपको दिख रहा है तो फिर आप उससे मेनिंजाइटिस की या फीवर की हिस्ट्री साथ में पूछ सकते हैं उसके अलावा, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा या एमएमसी के लिए आ जाएं तो उसके अंदर अगेन अगर सिर्फ और सिर्फ आपको एमएमसी मिल रहा है, हेड सर्कमफ्रेंस आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हो पा रही कि वो नॉर्मल है या नॉर्मल है, तो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन कि उसका हेड साइज उनको इंक्रीज हुआ वो तो नहीं मिला। और दूसरा ऑब्वियसली यू आर अनेबल टू एग्जामिन द स्फिंक्टर्स, तो वो आप स्फिंक्टर्स के बारे में वहाँ पे सवाल कर सकते हैं उससे। एक्रोमेगेलिक अगर पेशेंट है तो उसके अंदर बाकी एग्जामिन आप कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो कि इन पेशेंट्स के अंदर हैं, ठीक है। उनका इंसिडेंस है काफी हद तक इन पेशेंट्स में आपको मिल सकता है, तो इनमें से जो भी आपके रेलेवेंट फाइंडिंग्स मिल रही हो उस पेशेंट को तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस। स्लीप एपनिया का सवाल हो गया, या हाइपरटेंशन के बारे में पूछ लिया, बैक एक के बारे में पूछ लिया, आप जीआई ब्लीडिंग के बारे में पूछ सकते हैं, और रिस्ट पेन के बारे में नाइट टाइम के ऊपर वो भी आप पूछ सकते हैं इसके अंदर। प्रोप्टोसिस के ऊपर आ जाए तो प्रोप्टोसिस में अगेन आपने जो है ना पुरानी हिस्ट्री लेनी है ट्रॉमा की, सीएसएफ के लिए आपने पूछना होता है इसके अंदर, ताकि कोई ट्रॉमा की अगर हिस्ट्री होगी तो आप वो सस्पेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से पेन के बारे में आपने पूछना है उसके अंदर, ठीक है, कि आइदर कि पेनफुल है उसका प्रोप्टोसिस या पेनफुल नहीं है, दैट विल एक्सक्लूड अ लॉट ऑफ डिफरेंशियल्स। सेंसरी सिस्टम में आ जाए तो अभी डिस्कस हो गया ऑलरेडी सारी चीजें उसके अंदर, बट सेंसरी हो या मोटर सिस्टम हो दोनों के अंदर आपने जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा पूछ सकते हैं, नाइट पेन का आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या आप लोकल स्पाइनल टेंडरनेस के बारे में, अगर आपने चेक नहीं किया तो वैसे तो उसको आपको चेक कर लेना चाहिए स्पाइन, बिकॉज इसमें कंपोनेंट है स्पाइन का आपने चेक करने के लिए, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं था या मिस कर गए तो आप स्पाइनल पेन का कर सकते हैं, बट अदरवाइज मोर इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसमें नाइट पेन का पूछ लें, और जो है वो ट्रॉमा की हिस्ट्री का पूछ लें आप साथ में। सेम गोज फॉर मोटर सिस्टम एज वेल, उसका भी वही है, एग्जामिनेशन में फर्क है बट क्वेश्चन विल स्टे सेम, ठीक है। बस अगेन फेलियर के यहाँ पर भी कुछ रीजन यही है कि आप इनकम्प्लीट एग्जामिनेशन है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। दूसरा जो है वो आप इम्पोर्टेंट जो रेलिवेंट फाइंडिंग्स हैं वो आप मिस कर जाते हैं अक्सर औकात, आप टू मच करने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है वो आप छोड़ जाते हैं, जो बहुत ज्यादा आ, वो है क्या कहते हैं इररेलेवेंट चीजें हैं वो आप पूछ रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। परमिशन आप नहीं ले रहे होते अक्सर औकात एग्जामिनर एग्जामिनर से, वो अगेन उसके मार्क्स कट जाते हैं आपके, उसमें जो आंसर शीट है उसमें मेंशन्ड है इसके मार्क्स, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो शुरू में मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे उन सबके मार्क्स मेंशन्ड हैं, ठीक है। कवर बैक आपने करना है पेशेंट को, ये अगेन वेरी बैड हैबिट होती है कि आपने फौरन से एग्जामिनर की तरफ चले गए और पेशेंट को भूल गया बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपने उसकी कोई पोजीशन भी चेंज की है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर वो पेशेंट लेटा हुआ था और वो कंफर्टेबल था आपने उसको उठाकर बिठाया तो आपने उसको वापस से लेटाना है या उसको एटलीस्ट कहना है कि ही में लाई डाउन अगेन, ठीक है। सो ये अगेन इंपॉर्टेंट है वहां पर। अच्छा, इसके अलावा जो है ये चीजें बाकी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, एक चीज बस मैं सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि अब अभी पूरे जितने सारे केसेस हुए हैं सब एग्जामिनर्स के साथ में, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा एविडेंट थी कि कुछ लोगों के अंदर, सब में नहीं ऑब्वियसली, कि अगर उन्होंने सवाल किया है कि आपको ये क्या लग रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई उन्होंने आपसे डिफरेंशियली पूछने की कोशिश करे ना कि आपको क्या लग रहा है, तो बहुत से लोगों का पहला जवाब ये होता था कि क्योंकि इसकी एज ये है, क्योंकि इसको ये सिम्टम्स हैं, तो इस वजह से मुझे ये लग रहा है। तो मैं कल भी हम ये बात समझा रहे थे, आज भी ये बात समझा रहे हैं कि ये जवाब नहीं है, उन्होंने आपसे सिर्फ पूछा है कि आपको क्या लग रहा है, तो आपने बताना है कि मुझे मेनिंजोमा लग रहा है, या मुझे एक्स्ट्रा मेडुलरी लीजन लग रहा है, ठीक है, या इंट्रामेडुलरी लीजन है, तो आपने वो बताना है, आपने ये नहीं बताना है कि बिकॉज ये उसमें फाइंडिंग्स है, वो तो अगला सवाल है उसका, वो आपसे जस्टिफिकेशन मांगने जा रहा है ना उसके बाद कि आप क्यों कह रहे हैं मेनिंजोमा, या क्यों कह रहे हैं ये भी, कोई भी आपने पर्टिकुलर डायग्नोसिस जो बताया, तो आप उसके लिए वो सवाल वो आपने जवाब सेव करके रखें, बजाय इसके कि आप पहले ही पहले लाइन से, खासतौर पर मैं नाम भी ले लेता हूँ, डॉक्टर सज्जाद थे हमारे अपने कैंडिडेट हैं, तो उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने यही बात की कि जो है ना वो, क्योंकि इसके अंदर ये चीजें हैं तो
इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, तो वो आपने बाद में बताना। ठीक है, मैं इसको जो है वो फिर से एक बार स्कीम 11, कर देता हूँ। स्कीम 11 कोई कह रहा था, किसी का मैसेज आया कि वो मैं स्क्रीनशॉट नहीं हाँ ले ये सके। स्लोली वापस कर देता हूँ, जिसने भी लेने हैं उसके शॉट ले लें। सो कोर्स के लिए मेरे ख्याल में तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको जितना ज्यादा अकोमोडेट कर सकें इन चीजों के अंदर, जितने ज्यादा डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट केसेस आपको दे सकें। आई थिंक कि हमने बहुत शायद एक या दो केसेस होंगे जो कि रिपीट हुए होंगे, बाकी ज्यादा कोशिश हमने की है कि सारे वो केसेस जो कॉमनली आते हैं वो हम कहीं ना कहीं कवर करें, चाहे वो टोक्स केसेस के टोक्स में कवर किए हों हमने, या कल रात में जो हमारा डिनर के ऊपर हुआ था सेशन उसमें किए हों, या शॉर्ट केसेस हो या लॉन्ग केसेस हो। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट। बाकी ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने इन चीज़ों से भी फायदा नहीं उठाया होगा, आई एम श्योर, बिकॉज उनको लगता होगा कि यार ये इतनी काम की बातें नहीं है शायद उनके लिए, या उनको लगता होगा उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और वो जाके पेशेंट देख लेंगे, ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा उनको। सो वो उनकी अपनी एक सोच हो सकती है। बट आई गेस के दीज सेशन दीज कोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम भी इसी तरह से पास हुए, हमें भी इसी तरह से लोगों ने गाइड किया और लास्ट डे तक गाइड करते रहे थे। और वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, बड़ी चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, बट छोटी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। खास तौर पे मैं कहता हूँ कि ये एग्जाम वही है ना, एक ओरिएंटेशन का एग्जाम है और एक आपने अपने आप को कंट्रोल करने का एग्जाम है कि आपने फालतू चीजें नहीं बोलनी। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर फारूक। पहले तो कैंडिडेट से कि आखिरी के दिन है, अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट ना, मतलब स्ट्रेस अपना जो है ना वो बिल्कुल अब आपने कम करना है, फोकस करना है, फोकस रह के स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट बनना है। जैसा डॉक्टर लाल ने कहा कि आखिरी दिन कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फायदा नहीं होगा। यू नीड दैट मेंटल पीस व्हेन यू आर इन द एग्जाम। अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके रखें, एग्जामिनर से डरे ना। और ये एग्जामिनर्स बोलते हैं कि हम पास करने आते हैं, अक्सर लोग इसे बिलीव नहीं करते, बट कुछ हम भी थोड़े से इन्वॉल्व हुए हैं तो हमें अंदाजा हुआ है कि वाकई पास करने आते हैं। और अगर हम कोई फेल हो रहे हैं तो उस दिन हमारी ही कोई ना कोई गलती होती है। तो ये है कि अगर कोई एग्जामिनर प्रॉम्प्ट करता है तो वो आपको फंसाना नहीं चाह रहा, वो बेसिकली आपको वहां पे लाना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि आप पास हो।